नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं अधिक प्रचलित होने का कारण क्या है। आखिर अभी के समय में आप देख रहे हैं कि एकल परिवार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आखिर इसका रीज़न क्या रहा होगा कि एकल परिवार जो है बहुत अधिक फल फूल रहा है, बहुत अधिक बढ़ रहा है, लेकिन समय पर इन लोग क्या होते हैं तो आदमी की बहुत कमी पाई जाती है। लोग कोई हेल्प करने के लिए समय पर तैयार नहीं होता, अकेले ये परिवार टूट जाता है। बहुत तरह से देख रहे हैं कि आत्महत्या भी लोग कर रहा है। तो ये एकल परिवार का एक गुण है तो अवगुण भी है, ठीक है ना। तो एकल परिवार का अधिक प्रचलित होने का कारण क्या है? जनसंख्या कम। बिल्कुल, लोग अभी समझ रहे हैं कि हम उसके बाल बच्चा को नहीं करें, उसके बाल बच्चा को नहीं करें, उसको नहीं करें। इससे क्या हो रहा है कि एकल परिवार लोग अलग अलग हो जा रहे हैं। इससे जनसंख्या कम हो गया, काम कम करना पड़ेगा, ये चीज़ होता है। महंगाई में कमी, बिल्कुल सही बात है। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आपको पैसा ज़्यादा टूटता है, महंगाई ज़्यादा लगता है। तो अब एकल परिवार में आ गया तो आपकी महंगाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जहाँ यहाँ 400 की सब्जी और चावल चलते थे, वो अब यहाँ पर आपको 40 रुपये में भी चलने लगे। कला की कम संभावना, एक जगह रहने पर लोग क्या होते हैं, एक जगह रहने पर अधिकतर लोग कला करते रहते हैं, जिससे कला की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है संयुक्त परिवार में। तो यहाँ कला की कम संभावना रहती है। तो इन सभी कारणों से क्या हो रहा है कि एकल परिवार जो है एकल परिवार जो है अधिक प्रचलित होते जा रहा है और संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। इसका राइट आंसर डी है, उपयुक्त सभी है। इस कारण से आप अभी देखिएगा तो अभी बड़े बड़े घराने के जो माता पिता हैं उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जा रहा है। सभी बच्चे सिर्फ अपने परिवार को लेकर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब संभावना बहुत ज़्यादा चलते जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी परिवार को दर्शाया जाता है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृत्त से, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, किसी से भी नहीं, ठीक है। तो परिवार को हम लोग जब बनाते हैं तो वो पारिवारिक वृक्ष कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पारिवारिक वृक्ष कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर माता को ले लिए, यहाँ पिता को ले लिए, यहाँ भाई को ले लिए, एक वृक्ष है। तो परिवार को दर्शाना पारिवारिक वृक्ष कहलाता है। तो पारिवारिक वृक्ष से होता है, ठीक है। विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रिया में भाग लेना आवश्यक है, क्यों? ऐसा क्यों कहा गया है कि विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रिया में भाग लेना चाहिए? पहला, छात्रों की अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, छात्रों में स्वस्थ संवेग का विकास होगा, शारीरिक विकास उचित ढंग से हो पाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो विद्यालय के परिसर में छात्रों को खेलकूद में क्रिया में भाग लेना आवश्यक इसलिए होता है, छात्रों में सृजनात्मक यानी नई नई क्षमता का विकास होता है, छात्रों में स्वस्थ संवेग का विकास होता है, शारीरिक विकास उचित ढंग से पाता है। बिल्कुल सही, ये सभी उपरोक्त सभी इसके आंसर होंगे, यानी राइट आंसर डी हो जाएंगे, ठीक है। अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है, अमित उसका बहुत अच्छा मित्र है, वह उसकी सहायता करता है, कैसे करता होगा बताइए? तो प्रदर्शन में, उचित अनुचित में, सुख दुख में, इन सभी में। राइट आंसर डी है। एक मित्र अगर आपका सही होगा तो ये सभी चीज़ों में आपकी सहायता अवश्य करेगा, ठीक है। सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसको कहा जाता है? परिवार को, गांव को, विद्यालय को, या कोई नहीं, ठीक है। तो सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला जो है परिवार को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? परिवार को कहा जाता है। कुनैन नामक दवा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यूपी टेट 2011, सिटी टेट 2017, बिहार टेट 2011, जे टेट 2016। कुनैन नामक दवा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? सिनकोना, अफीम, इसबगोल, या सभी, ठीक है। तो कुनैन नामक दवा जो है सिनकोना की वृक्ष से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, बहुत बार आया है ये प्रश्न, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए, यही तो हम बताएं ना कि आपको यहाँ पे सभी टॉपिक को हमने JCERT किताब
तो आप देखिएगा जो ईवीएस होता है आपको ईवीएस, तो दो चीज़ का मिला हुआ स्वरूप आपको मिलेगा, बायोलॉजी का और ज्योग्राफी का। ऐसे सोचिए कि ईवीएस कहीं एक जगह मिले तो ऐसा मिलेगा नहीं। तो बायोलॉजी और ज्योग्राफी में ढूंढिएगा तो सब चैप्टर इसका बारी बारी से मिल जाएगा और सबको बना दीजिए एकदम। तो हम सबको बना दिए हैं, जहाँ से जो चैप्टर मिला एक लाइन से बना दिए, जिसमें जितना प्रश्न बना सब बना दिए। और ये पूरा सफिशियंट है आपका ईवीएस, ये तो दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। अगर इतना आप ढंग से इसका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों कर लीजिएगा तो आपको जो 30 नंबर का प्रश्न है वो किसी तरह से आप सोच समझ के 25 जरूर पार कर लीजिएगा। आप लोग समझ गए। तो यहाँ से देख लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाहर का इसमें कोई चीज़ है नहीं। आपको सब किताब का चैप्टर भी बता दिए हैं। मॉर्फिन किस पौधा से तैयार होता है? सिनकोना, अफीम, इसबगोल या सभी, ठीक है। तो मॉर्फिन किस पौधा से तैयार होता है? अफीम से तैयार होता है। ये यूपी टेट 2022 और हरियाणा टेट 2016 में आया हुआ था। इसमें शाख वाले पौधे कौन है? ठीक है, झाड़ी होते हैं, शाख होते हैं, ठीक है। शाख वाले पौधे जिनका जो है कि इतना लंबाई होता है, ये अपने टूट भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं। गेहूँ, घास, सरसों, सभी। राइट आंसर इसमें डी होगा। गेहूँ है, घास है, सरसों है, ये सभी शाख वाले पौधे हैं। झाड़ीदार वृक्षों की श्रेणी में कौन होता है? झाड़ीदार वृक्ष जिसके ये पतले टहने के रूप में होते हैं, कुछ ऊंचाई तक ये रह सकते हैं, ज़्यादा ऊंचाई इनकी नहीं होती है, 3-4 फीट तक हो सकती है। तो ये टूट भी सकते हैं, बहुत पतले होते हैं, तो ये झाड़ीदार वृक्ष कहलाते हैं। इसमें गुलाब, कपास, रहर, ईडी सभी होंगे। गुलाब की भी लंबाई उतनी होती है, कपास का भी, रहर का भी। तो ये सब वृक्ष हैं, लेकिन झाड़ीदार वृक्ष हैं, ठीक है, वृक्ष की श्रेणी में नहीं आते हैं। वृक्ष वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं वृक्ष जिनकी लंबाई आपका 10 से 15 फीट हो गया। काष्ठ होते हैं, मोटे होते हैं, लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, वो हो गया वृक्ष वाले पौधे। तो उसमें आम भी आते हैं, पीपल भी आते हैं, बड़ भी आते हैं, सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ये वृक्ष वाले पौधे हैं, रीट 2018 में आया हुआ था, ठीक है। जड़ के रूप में खाए जाने वाले पौधा, याद रखिएगा यहाँ पे जड़, तना और पुष्प के रूप में खाया जाने वाला पौधा का हमने जो आपको थ्योरी क्लासेस दिया है उसमें सारा कुछ बना हुआ है। आप यहाँ से इसका थ्योरी पेपर ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा जरूर। अगर आपको लगता हो कि ईवीएस में हम 30 में 25 करें तो सिर्फ यहाँ से 150 रुपये में आप ईवीएस भी ले करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। जड़ के रूप में क्या खाया जाता है? प्याज, आम, गाजर या सभी, ठीक है। तो प्याज का क्या खाया जाता है? तना। आम का क्या खाया जाता है? फल। गाजर का क्या खाया जाता है? जड़। गाजर जड़ के रूप में, ए और डी, ठीक है। तो जड़ के रूप में कौन खाया जाता है? गाजर। राइट आंसर इसका सी होगा, पंजाब टेट 2014 में पूछा गया। गेहूं किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? गेहूं किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में? तो शाक, वृक्ष, झाड़ी या कोई नहीं। तो वृक्ष में आएगा नहीं, झाड़ी में आएगा नहीं, यानी शाक। गेहूं जो है शाक प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है, ठीक है। आलू का खाया जाने वाला भाग है? आलू का खाया जाने वाला भाग है, जड़ है, फूल है, तना है, सभी है, ठीक है। तो आलू का खाया जाने वाला भाग तना का, तो याद रखिएगा एक्सेप्शन है, आलू का खाया जाने वाला भाग तना है। गुलाब किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? आपको बताना है। शाक, झाड़ी, वृक्ष है, सभी, ठीक है। गुलाब किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? तो गुलाब जो है आपको यहाँ पर झाड़ी की श्रेणी में आता है, झाड़ीदार पौधे की श्रेणी में आता है। रीट 2016 में पूछा गया था, ठीक है। मटर किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? मटर किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? शाक, झाड़ी, वृक्ष या सभी, ठीक है। तो मटर जो है शाक वाले पौधे की श्रेणी में आएगा। एमपी टेट 2014 पूछा गया था। तो शाक, झाड़ी और वृक्ष का पूरा थ्योरी क्लासेस में आप जा करके देखिएगा, कंप्लीट किया हुआ है। आज तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सही गलत करते रहना है। तो ये तीनों चीज़ों को आपको देख लेना है, ईवीएस का नोट्स यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आम किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? शाक वाले पौधे, झाड़ी वाले पौधे, वृक्ष वाले पौधे या कोई नहीं, ठीक है। तो आम किस प्रकार के पौधों की श्रेणी में आता है? ये बिहार टेट 2011 में पूछा था। शाक वाले पौधे, झाड़ी वाले पौधे, वृक्ष वाले पौधे या कोई नहीं, ठीक है। तो आम जो आते हैं वो क्या आते हैं? वो वृक्ष वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। वृक्ष वाले पौधे की श्रेणी में आते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मूली का खाया जाने वाला भाग है? जड़, पत्तियां, तना या कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो मूली का क्या खाया जाता है बताइए? तो मूली का हम लोग जड़ खाते हैं। क्या खाते हैं? जड़। मूली का जड़, गाजर का जड़ खाते हैं। पालक में खाया जाने वाला भाग है? पालक में कौन सा पालक का खाते हैं हम लोग? जड़ खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, तना खाते हैं या सभी, ठीक है। तो पालक का पत्ती हम लोग बनाते हैं, क्या पत्तियां को खाते हैं। तो राइट आंसर पत्तियां हो जाएगा, बी हो जाएगा। केला का कौन सा भाग खाया जाता है? केला का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़, पत्तियां, फल या तना, ठीक है। केला का कौन सा भाग खाया जाता है याद रखिएगा। तो केला का हम लोग क्या खाते हैं बताइए? तो केला का फल खाते हैं हम लोग। केला का क्या खाते हैं? फल खाते हैं। राइट आंसर इसका सी होगा और यूपी टेट 2014 में पूछा गया था, ठीक है।
झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा होती है। देखिए ये प्रश्न आया था आपका किस में, तो आकलन परीक्षा में भी आ गया था, जो कि बनाया हुआ था मेरा, और यहाँ से प्रश्न आपका आया था। ठीक है, 120 सेंटीमीटर, 130, 140 या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड राज्य में जो वार्षिक वर्षा होती है वो होती है आपका 140 सेंटीमीटर। सीजी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, भौम जल के स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है बताइए। बहुत बार देखिए यूपी टेट 2018 में, झारखंड में भी आया था ये भौम जल का स्तर। ठीक है, इसका कमी आने का कारण क्या है। जनसंख्या में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। यदि जनसंख्या में जितनी वृद्धि होगी उतना ही जल का आवश्यकता होगा, उतना ही घर बढ़ेगा, उतना ही जो है कि आपको क्या होगा, बोरिंग होगा, उतने ही चापाकल होंगे। तो ये सब क्या होगा, तो भौम जल स्तर में कमी होगा। ठीक है, कृषिगत उपयोग, हम कृषि कार्य करते हैं तो भी भौम जल स्तर में कमी होती है। वर्षा का असमान वितरण, ये तो भौम जल स्तर की कमी आने का सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि किसी वर्ष वर्षा जो है 250 मिलीमीटर हो जाती है, किसी बार 120 मिलीमीटर होती है, कभी किसी बार 100 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो इससे क्या होता है, भौम जल स्तर में कमी होता है, एक सामान्य वर्षा नहीं होती है तब। ठीक है, तो वर्षा का असमान वितरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी ये सभी आंसर होंगे, राइट आंसर डी होगा। भौम जल की जनसंख्या सभी है। ठीक है, राइट आंसर डी है। झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है बताइए। झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है। सिमोन उरांव, कमसिन उरांव, जगन उरांव या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, सिमोन उरांव को झारखंड का जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है, आपको बताना है, गर्म, ठंडा, शुष्क या। ठीक है, ये रेगिस्तान का श्रेणी है। लद्दाख किस प्रकार का, तो लद्दाख जो है आपको ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, बिहार टेट 2017 और सीजी टेट 2015। ठीक है, सहारा जो है वो गर्म है और लद्दाख जो है ठंडा रेगिस्तान है। ठीक ना, चलिए, खा पा चा किस रेगिस्तान का नाम है। खा पा चा किस रेगिस्तान का नाम है, खा पा चान। याद रखिएगा, प्रश्न आया हुआ था हरियाणा टेट में और उत्तराखंड टेट में। लद्दाख रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, सभी है कोई नहीं। ठीक है, तो खा पा चा जो है किसको कहते हैं हम लोग, लद्दाख रेगिस्तान को कहते हैं खा पा चा। मनाली लेह राजमार्ग पर्यटकों के लिए खोला जाता है। मनाली लेह जो है राजमार्ग है वो पर्यटकों के लिए कब खोला जाता है, मई जून में, जून जुलाई में, जुलाई सितंबर में, कोई नहीं। ठीक है, बिहार टेट 2011 का पूछा गया प्रश्न है कि मनाली लेह राजमार्ग पर्यटकों के लिए कब खोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी होगा, जुलाई से सितंबर के बीच में पर्यटकों के लिए यह खोल दिया जाता है मनाली लेह राजमार्ग। ठीक है, मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे रहते हैं। एमपी टेट 2021 और एमपी टेट 2013 में पूछा गया है कि मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे रहते हैं, कैक्टस, खजूर, नागफनी या सभी। ठीक है, तो देखिए मरुस्थल में झाड़ीदार और कांटेदार पौधे रह सकते हैं कि वही वहाँ रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो जिसमें कैक्टस, खजूर और नागफनी, ये तीनों जो है कांटेदार पौधे हैं, झाड़ीदार, तो ये मरुस्थल में रह सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। यानी मरुस्थल में कैक्टस, खजूर और नागफनी के जैसे पौधे वहाँ पे रहते हैं। मरुस्थलीय पौधे की विशेषता क्या है। मरुस्थल में जो पौधे रहते हैं वो क्यों मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित रहते हैं, उसकी विशेषता क्या है। एमपी टेट 2016 में पूछा गया था। कांटेदार होते हैं, इनका तना मोटा होता है, इनका वाष्पोत्सर्जन दर कम होता है, डी सभी। ठीक है, तो मरुस्थलीय पौधे की विशेषता है कि ये कांटेदार होते हैं, क्योंकि मरुस्थल में कांटेदार पौधे ही होते हैं। इनका तना मोटा होता है, तना मोटा होने का रीजन होता है कि बहुत दिन तक पानी को क्या करते हैं, अपने अंदर कैप्चर रखते हैं। इनका वाष्पोत्सर्जन दर कम होता है, बिल्कुल जितना वाष्पोत्सर्जन दर कम होगा उतना ही जल्दी उसमें पानी की कमी होगी, पौधे सूख कर मर जाएंगे। तो वाष्पोत्सर्जन दर भी कम होता है। तो ये सभी कारण से ये सभी जो है मरुस्थलीय पौधे की विशेषता है। अगर मरुस्थल में कोई पौधा रह रहा है तो इसका मतलब ये सभी उस पौधे में विशेषता होगी, तभी वह मरुस्थल में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु और पौधे हैं। मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु और पौधे का नाम इसमें कौन कौन है। ऊँट, बिल्कुल ऊँट को मरुस्थल का जार कहते हैं। खजूर, बिल्कुल ये पौधा है। सर्प, ये भी रहते हैं बिल बना करके, सभी। राइट आंसर डी, सभी होंगे। यूपी टेट 2016, उत्तराखंड टेट 2014 का था। ठीक है, 120 डिग्री माप वाला कौन कहलाता है। 120 डिग्री माप वाला कौन कहलाता है। हरियाणा टेट 2018 में पूछा है, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण या कोई नहीं। ठीक है, 120 डिग्री माप का कोण क्या कहलाता है। तो देखिए वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री के नीचे हो, 90 डिग्री के नीचे हो न्यून कोण, 90 से ऊपर और 180 से कम हो तो उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये 120 क्या है, 90 से ऊपर है और 180 से नीचे है, इसलिए 120 डिग्री माप का कोण क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, 284 डिग्री माप वाला कोण क्या कहलाता है। एमपी टेट 2020 में पूछा था, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, सरल कोण या समकोण। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए रिजु कोण मतलब 180 डिग्री, एकदम सीधा कोण जो बनता है इसको रिजु कोण या सरल कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण माने जो 180 से अधिक और 360 से कम। तो देखिए 284 क्या है, 180 से अधिक है और 360 से कम है, इसलिए यह प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। सरल कोण यानी 180 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। संपूर्ण कोण का मान है, संपूर्ण कोण का मान है 180, 90, 360, 285, ठीक है। तो संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सीजी टेट 2019 में पूछा गया है। किसी वृत्त में डॉट 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 केंद्र होते हैं 1, 2, 3 या 4, ठीक है। तो किसी भी वृत्त में केवल और केवल एक ही केंद्र होंगे, ठीक है, केवल एक केंद्र होंगे जहाँ से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है, 1, 2, 3 या अनंत। किसी वृत्त है, इसमें त्रिज्याएं वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो भी खींचा जाता है त्रिज्या होता है, तो इसमें अनंत हो सकता है, इसमें अनंत हो सकता है। राइट आंसर डी अनंत है। एक वृत्त में व्यास होते हैं, एक वृत्त में व्यास होते हैं 1, 2, 3 या अनंत, ठीक है। एक वृत्त है तो वृत्त के बीचों बीच केंद्र से जो भी रेखा दोनों और परिधि को मिलाती है वो व्यास कहलाता है। तो ये व्यास हो गया, इधर से देखेंगे तो ये व्यास हो गया, इधर से देखेंगे तो ये व्यास हो गया, इधर मैंने व्यास की संख्या भी इसकी क्या है, अनंत है। क्या है, अनंत है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया गया है, ये 3x है और ये 6x है। तो x का मान कितना होगा बताना है, 10, 20, 30 या 40। यूपी टेट 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो एक सरल रेखा या सीधी रेखा पर बताइए कितने डिग्री का कोण बनता है। एक सरल रेखा या सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। ये दो भाग में बट गया, ये 3x है और ये 6x है, ठीक। तो ये दोनों का योग कितना होगा, एक सरल रेखा पर सभी कोणों को जोड़ दीजिएगा तो उसका मान 180 होगा। तो आपको हो गया कितना, यहाँ पे देखिए तो हो गया आपका 3x प्लस 6x और बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। 3x और 6x 9x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री बट्टे 9, 20 डिग्री, यानी 20 डिग्री इसका आंसर हो गया, ठीक है। 20 x का मान 20 डिग्री हो गया, राइट आंसर 20 डिग्री होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे x का मान ज्ञात करें। ये भी ज्योमेट्री से है, x का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये भी उसी तरह का एक सरल रेखा या सीधी रेखा पर आप 10, 20, 30 कै को भी कोण बना दीजिए, सबका योग कितना होगा 180 ही होता है, ठीक है। एमपी टेट 2014 का प्रश्न है। तो यहाँ पे सरल रेखा के गुण से क्या हो गया, आप लिखिएगा x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। x और 2x 3x और 3x 6x, 6x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री बट्टे 6 यानी 30 डिग्री। तो राइट आंसर 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दी गई आकृति में वाह्य कोण का मान ज्ञात करें। यूपी टेट 2014 में वाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये वाह्य कोण है बाहर। तो देखिए वाह्य कोण यानी किस पर बन रहा है, सी पर बन रहा है। तो वाह्य कोण हमेशा अभिमुख अंतः कोण का योगफल होता है। तो अंतः कोण कौन कौन बना है, एगो ए पर बना है और एगो बी पर बना है। तो अंतः कोण का योगफल यानी वाह्य कोण क्या होता है, अंतः कोण का योगफल होता है। यानी सी पर बन रहा है तो अंतः कोण 2 को बनेगा, बी और ए, इसको जोड़ दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा वाह्य कोण का, ठीक है। तो अब x बराबर वाह्य कोण है, x क्या है बाहर में वाह्य कोण है, तो x बराबर दोनों कोण को जोड़ दीजिएगा, 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 140 डिग्री हो गया, यही इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पे बाकी बनाया गया है और सूत्र भी दिया गया है। वाह्य कोण अभिमुख अंतः कोण का योगफल होता है, इसको लिख लीजिएगा। इसलिए वाह्य कोण बराबर अगर सी पर है तो सी का 2 अंतः कोण ए और बी बचेगा, अगर बी पर होगा तो ए और सी बचेगा, ऐसे ही करके जोड़ लिया जाता है। दी गई आकृति में वाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वाह्य कोण बराबर क्या होता है, अभी आपको बताया थे, वाह्य कोण बराबर अभिमुख अंतः कोण का योगफल। तो यहाँ पर अभिमुख अंतः कोण में एगो x है, वाह्य कोण बराबर कर दीजिए x है और प्लस कितना है 65 डिग्री। x का मान निकालना तो x इधर ही रह जाएगा, 65 डिग्री किधर आ जाएगा, 130 माइनस 65 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 130 डिग्री माइनस 130 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बराबर 65 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में 2 अंक की सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में 2 अंक की सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, कोई नहीं। ठीक, चलिए देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 2 गो जीरो, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 1 गो जीरो। 10 दहेम कितना हो गया, 100 बराबर 10 आंसर हो गया। ठीक है, 10 आंसर हो गया, तो 10 यहाँ पे बनाया हुआ है। राम सेवक को 8880 रुपये को अपनी 4 बेटियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है, प्रत्येक को कितनी कितनी राशि मिलेगी। सीजीटेट 2017 में पूछा था। 222, 220, 2220 या कोई नहीं। ठीक है, तो 4 भाग में बांटना है, तो 8880 को 4 भाग में हम बांटेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, फिर यहाँ पर 8 होता रहेगा, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 8 उठाएंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 0। ठीक है, यानी 2220 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 मीटर, 49 मीटर तथा 63 मीटर लंबाई वाले लकड़ी को लंबाई वाले छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एमपीटेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई, देखिए कभी भी आपसे एक न्यूनतम पूछता है, एक अधिकतम पूछता है। अधिकतम पूछेगा तो आपको ये दी गई संख्या का एचसीएफ निकालना है, और न्यूनतम पूछेगा तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अधिकतम क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए भाग विधि द्वारा या भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। 42 को आप तोड़िएगा तो 42 का खंड होगा 2 गुने 3 गुने 7। 49 को तोड़िएगा तो 7 गुने 7। 63 को तोड़िएगा 3 गुने 3 गुने 7। अब देखना है कि तीनों में सबसे अधिक जो है कौन मिल रहा है तीनों में, तो तीनों में 7 मिल रहा है। ठीक है, तीनों में क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, इसलिए जो तीनों में मिलेगा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। बाकी भाग विधि से भी देखिए आप इस तरह से दे सकते हैं। 42 से 49, तो यहाँ पर एचसीएफ 7 आया। अब 7 को कर लीजिएगा, 42 49 63 से, 63 से कर लीजिएगा तो 63 से 7 बार में कट जाएगा, इसलिए एचसीएफ इसका 7 हो जाएगा। तो भाग विधि से भी देख सकते हैं। 2 संख्या का मौसम 25 है और तथा लौसत 60 है। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हरियाणा टेट 2016 में पूछा था। 70, 75, 80 या 50 है। ठीक है, देखिए इसका सूत्र याद कर लीजिएगा। 2 संख्याओं का योगफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल है। ठीक, गुणनफल, तो 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है, 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो 2 संख्या में एक संख्या 20 है, दूसरा संख्या नहीं पता है तो x मान लिए। एचसीएफ मौसम पता है हमको 25 और एलसीएम हमको पता है 60, तो यहाँ पर यही ना इस संख्या को निकालना है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो 25 गुने 60 और इसके बट्टा में हो जाएगा 20। ठीक है, 20 दिया कितना हो गया 60, अब 25 दिया 75, यानी दूसरी संख्या जो है वो कितना है 75 है। 75 किस में है, बी में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए बहुत ही विधिवत आपका हमने सूत्र लिख के बना दिया है। सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। ठीक है, या इसी को सूत्र में कहते हैं 2 संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएफ गुने एचसीएम, या इसी को कह सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। 4 गो में से कोई 3 को दिया हुआ रहेगा और 1 गो आपको निकालने के लिए हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी 4 में से 3 देखिए दिया हुआ है आपको। मौसा दिया हुआ है 25, लौसा दिया हुआ है 60, पहली संख्या दिया हुआ है 20, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो इसको हम लोग x मान के बना लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा, तो पहली संख्या 20, दूसरी संख्या को x माने x, या प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न 25 गुने 60 काट दीजिएगा, आपका आंसर आ गया है। क्लियर। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, एमपी टेट 2015 में पूछ दिया गया है। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, गुणवानी, गुणवती, गुणवानमती या कोई नहीं। तो गुणवान का स्त्रीलिंग रूप जो आपका होगा वह होगा गुणवती। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप गुणवती होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं। यूपी टेट 2012 में पूछा था ये प्रश्न कि कारक के कितने भेद होते हैं। 4, 6, 8, 10। तो कारक के 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कर्ता कारक, कर्म कारक, करक कारक, सपादान, अपादान सभी का नाम पढ़ लीजिएगा, वहाँ से एक प्रश्न रहता है। और आपको ऐसे देखिएगा तो हिंदी का यहाँ पर टोटल सिलेबस आपको कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, हिंदी का टोटल सिलेबस आपको कंप्लीट कर दिया गया है, जैसे ERT जैक के किताब से।
ठीक है। अभी देखिए आपको ऑफ़र एक दिया जा रहा है, अगर आप हिंदी का कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते होंगे, ठीक है, हिंदी का कंप्लीट सिलेबस आप लेकर के यदि पढ़ना चाहते होंगे तो आप मात्र यहाँ से 51 रुपये में हिंदी का कंप्लीट सिलेबस लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। केवल हिंदी के लिए ही यह 51 रुपया मूल्य आपको लागू होगा, अन्य सब्जेक्ट का अलग अलग होगा। हिंदी का ट्रायल अभी चल रहा है, आप चाहते हैं तो 51 रुपये दे करके हिंदी का संपूर्ण नोट JCRT जैक की किताब से और विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं वो सभी लेकर के आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, राम ने पत्र लिखा कौन सा कारक है? MP टेट 2014 में पूछ दिया था, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, ठीक है। राम ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर देखिए कारक का चिन्ह है ने, तो कारक का क्या होता है, तो कर्ता ने होता है, कर्ता ने, तो ने जो विभक्ति चिन्ह है वो कर्ता का है, इसलिए कर्ता कारक में जाएगा। कर्ता कारक किस में है, ए में है, इसलिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, CG टेट 2016 में पूछ दिया है कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, आपको बताना है, ने, में पर, को या से। तो आप जान रहे होंगे कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, ठीक है। यहाँ पर कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह पूछा है तो कर्ता कारक कर्ता ने होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ने हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यह मेरी बाइक है कौन सा सर्वनाम है? बिहार टेट में पूछा हुआ है, यह मेरी बाइक है कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या सभी, ठीक है। यह मेरी बाइक है, देखिए यह क्या है यहाँ पर, तो यह जो है आपका सर्वनाम है और मेरी बाइक है, तो मेरी बाइक मतलब ये निश्चित चीज़ का बोध करवा रहा है कि मेरी ही बाइक है, तो निश्चित है, तो यह वाक्य के अंतर्गत देखिएगा तो यह जो सर्वनाम चला जाएगा निश्चित है, इसलिए वह निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, वहाँ कोई बात कर रहा है, वहाँ कोई बात कर रहा है, सर्वनाम कौन सा है? वहाँ कोई बात कर रहा है, सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या कोई नहीं। जब इस वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लग रहा है, वहाँ कोई बात कर रहा है, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन बात कर रहा है, यानी अनिश्चितता झलक रहा है, यानी अनिश्चितता झलक रहा है। तो अनिश्चितता का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हरियाणा टेट 2012 में पूछा गया था, ठीक है। तो वहाँ कोई बात कर रहा है, कौन सा सर्वनाम है? राइट आंसर ए हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। जिस सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। अंदर कोई आ रहा है, कौन सा सर्वनाम है बताइए? अंदर कोई आ रहा है, सर्वनाम कौन सा है? पंजाब टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक या सभी, ठीक है। अंदर कोई आ रहा है, ये पढ़िएगा वाक्य, तो आपको क्या लग रहा है कि अंदर कोई आ रहा है, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, मतलब अनिश्चित चीज़ है, तो अनिश्चित चीज़ का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अंदर कोई आ रहा है, कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर? भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? हरियाणा टेट 2013 का प्रश्न है। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ठीक है। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए भीड़ क्या है? भीड़ मतलब कि जहाँ समूह, जहाँ 2, 4, 10 व्यक्ति जुड़ जाते हैं वहीं पर भीड़, उसी को भीड़ कहा जाता है। तो भीड़ जहाँ समूह होता है वहाँ को भीड़ कहते हैं। तो इसलिए जहाँ भीड़ हो गया तो 2 या 4 से अधिक व्यक्तियों का समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। गांव किस प्रकार की संज्ञा है? गांव किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? पंजाब टेट 2014 में पूछा गया है, ठीक है। गांव किस प्रकार की संज्ञा है? तो गांव जो है पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक होगा। लेकिन गांव का नाम कोई भी दे देता तो यह व्यक्तिवाचक में चला जाता है, इसलिए गांव जो है आपको जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। उत्तराखंड टेट 2012 में पूछा गया था कि गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ठीक है। गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक ना। तो देखिए गिरोह जो है यहाँ पे, गिरोह है क्या चीज़? गिरोह मतलब कि 2, 4 व्यक्तियों का झुंड या समूह होता है,
गिरोह 2-4 व्यक्तियों का झुंड या समूह होता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा गिरोह आपका। अगला है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये लोकोक्ति है, पंजाब टेट 2015 में पूछा था। खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पहाड़ खोदने पर चूहा निकलता है, पहाड़ खोदने पर कुछ न मिलना, अधिक परिश्रम करने पर कम सफलता मिलना, या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ होता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया का कि अधिक परिश्रम करने पर बहुत कम सफलता मिलना। ठीक है, पंजाब टेट 2015 में पूछा गया था। देखिए आपको यहाँ पर जो है कि JCERT किताब से जो जैक पूछता है, जैक की किताब से टोटल सभी सब्जेक्ट का PDF और वीडियो आपको सजा करके दे दिया जा रहा है, जिससे आप घर बैठे ही तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा छोड़ के आपको सब सब्जेक्ट सिर्फ केवल 500 रुपये में मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ट्रायल में अभी देखिए यहाँ पे हिंदी का 51 रुपये आपको प्राइस रखा गया है। जो भी चाहते हैं, जितने भी लोग चाहते हैं, 51 रुपये में हिंदी का कंप्लीट नोट्स यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यह सिर्फ आपका 2 दिनों के लिए होगा, सभी दिन के लिए नहीं होंगे, 2 से 4 दिनों के लिए होगा। अब मात्र 1000 विद्यार्थियों के लिए होगा। तो जो भी लेना चाहते हैं यहाँ से जुड़ के 51 रुपये में हिंदी का संपूर्ण नोट्स आप लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है घर का भेदी लंका ढाहे। घर का भेदी लंका ढाहे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। आपस की फूट घर बर्बाद कर देती है, घर को लंका बनाना, घर का भेद बताना, सभी। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाहे का मतलब है आपस की फूट घर को बर्बाद कर देती है। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका होना, तिनका दाढ़ी में होना, अपराधी हर समय भयभीत रहता है, अपराध करना। CG टेट 2015। ठीक है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका होना का अर्थ होता है कि अपराधी क्या रहता है? हर समय भयभीत रहता है। अपराधी क्या रहता है? हर समय भयभीत रहता है। लड़का का बहुवचन होगा। पंजाब टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़काएं, लड़के, लड़काओं, कोई नहीं। ठीक है, लड़का का बहुवचन लड़के होगा। क्या होगा? बहुवचन लड़के होगा। बेटा का बहुवचन होगा। CG टेट 2016 में पूछा गया है बेटा का बहुवचन क्या होगा? बेटाओं, बेटाएं, बेटे या सभी। ठीक है, तो राइट आंसर C बेटे हो जाएगा। राइट आंसर C बेटे होगा। घोड़ा का बहुवचन होगा। घोड़ाएं, घोड़े, घोड़ियाँ, घोड़ाओं। MP टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? घोड़े होगा। क्या होगा? घोड़े होगा। ठीक है, सज्जन का संधि विच्छेद है। हिमाचल प्रदेश स्टेट का ये 2014 का पूछा गया था कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज जोड़जन, सद जोड़जन, सत जोड़जन, कोई नहीं है। तो सज्जन का सही संधि विच्छेद जो होता है वो आपका होता है सत जोड़जन। बहुत बार प्रश्न ये आया हुआ है। सज्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी देख के जाइएगा। और यहाँ पर सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट ही लाए गए हैं जो कि किसी राज्य में पूछे गए हैं। बाहर का कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए आप सभी को तैयारी के लिए यहाँ से जुड़ जाइएगा, जिससे कि टेट में अच्छा मार्क्स आपको आ सके। स्वागत का संधि विच्छेद है स्वा जोड़गत, सौ जोड़ आगत, स्वाग जोड़ता, सु जोड़ आगत। ठीक है, तो सही संधि विच्छेद होगा सु जोड़ आगत, स्वागत होता है और यन संधि है। उत्तराखंड टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न भी है। ठीक है, पावक का सही संधि विच्छेद है पो जोड़क, पौ जोड़क, पा जोड़वक, न। आर टेट राजस्थान टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। तो पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ जोड़ अक होगा। पौ जोड़ अक होगा, अयादि संधि है। खेल की आयु किसे कहते हैं? कौन सी आयु जो है वो खेल पर निर्भर करता है? कौन सी आयु खेल के लिए मशहूर माना जाता है? बताइए। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो बाल्यावस्था जो होता है, देखिए वही जो आयु है वो किसका अवस्था है? बताइए। खेल का अवस्था है, टोली का अवस्था है ना। तो ये खेल का अवस्था है, टोली का अवस्था है, बाल्यावस्था है। इसमें बच्चा जो है यहाँ पर टोली बना करके खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, और उसका शैशवावस्था, तो ये तो खिलौना से खेलने एज पे बच्चा ज़्यादा खेल नहीं पाता। किशोरावस्था संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है, जो बच्चों में कौतूहल बना हुआ रहता है, अपने लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति संघर्ष कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बाल्यावस्था ही है जो खेल की आयु कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बताइए, अभी हमने आपको बताया था कौन सा अवस्था है जिसमें समूह बनाने में लोग विश्वास करते हैं। तो शैशवावस्था। शैशवावस्था में क्या होता है बताइए? शैशवावस्था में बच्चा अकेले खिलौना से खेल रहा होता है, इसको इतना बोध ही नहीं होता है कि किन किन बच्चों को अपने साथ जोड़े और कहाँ समूह बनाए, इसलिए शैशवावस्था समूह बनाने की अवस्था है नहीं।
किशोरावस्था ये तो आपको है, लेकिन ये संघर्ष और तूफान तनाव की चीज़ है, इसलिए इसमें ज़्यादा समूह नहीं बन पाता है। इसमें बच्चा जो अपने अपने करियर के प्रति चला जाता है, अलग अलग ग्रुप हो जाता है। और बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था टोली का अवस्था है। इसमें बच्चा क्या होता है, बड़ा होता है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, वो किसी के साथ खेल रहा होता है टोली बना के, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़के हो, किसी ग्रुप में भी वो खेल सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से किशोरावस्था में अलग अलग हो जाते हैं। तो समूह बनाने की प्रवृत्ति बच्चों में जो है यहाँ कब पाई जाती है, तो बाल्यावस्था में पाया जाता है। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है? दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है, बताइए कौन सी अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए आप देख लेते होते हैं यहाँ पे एक शैशवावस्था होता है, एक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था जो होता है आपका, वो यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे 0 से 6 वर्ष, कहीं कहीं आपको मिलेगा 1 से 5 वर्ष। ठीक है, तो ये 6 वर्ष के अंदर वाली जो अवस्था होगी वो शैशवावस्था होगी। और ये 0 से कहिएगा तो 2 साल तक बच्चा क्या होता है, ये पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर करता है। ये अपना खाना भी नहीं खा सकता है। ठीक है, कोई भी बाहरी आवरण का काम अपने नहीं कर सकता है। यह पूर्ण रूप से दूसरों पर एकदम निर्भर है। जब भी उसको कोई खाना खिलाएगा तो खाएगा, नहीं तो रोते रह जाएगा। तो ये दूसरों पर निर्भरता की अवस्था जो है वो देखिए आपका शैशवावस्था है। इस अवस्था में बच्चा जो है दूसरों पर निर्भर करता है, चाहे तो वह माँ के पास रहता है, पिताजी के पास रहता है, मौसी के पास रहता है, किसी अन्य पर भी निर्भर रहता है। वही उसको खाना खिलाते हैं, वही उसको सारे तेल पानी करते हैं। यानी बच्चा जो है दूसरों पर निर्भर किस में रहता है, तो शैशवावस्था में ही रहता है। ठीक है, अब देखिए शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है, शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, कोई नहीं। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ लिया जाता है। ठीक है, तो एक देगा आपको 0 से 6, फिर देगा आपको 6 से 12, फिर देगा आपको 12 से 18। ठीक है, और फिर अंतिम हो जाता है। ये 4 का अवस्था है। तो ये 0 से 6 जो आएगा वो शैशवावस्था होगा, 6 से 12 जो आएगा वो बाल्यावस्था होगा, और 12 से 18 जो आएगा वो किशोरावस्था आएगा। ठीक है, यहाँ समझ रहे होंगे। अब देखिए कहीं कहीं आपको 0 से 5 लिख देगा या जन्म लेने से 5 लिख देगा। तो ये 6 के अंदर वाला जो भी जा रहा होगा, कभी 0 से 5, 0 से 6, या 2 से 5 कह दे, या 1 से 6 कह दे, दिमाग में रख लीजिएगा। 6 के अंदर 6 तक है तो आप उसको शैशवावस्था में ही टिकिंग करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कौन आ रहा है, तो 6 से 12, तो ये तो आपका ऊपर चला गया 12 तक। तो ये तो आपका किसका है बताइए, ये तो बाल्यावस्था का है। अब जन्म से 5 वर्ष, तो जन्म से लेकर के 6 के अंतर तक ये तो शैशवावस्था होता है। और 12 से 18 ये किशोरावस्था होता है। तो इसमें शैशवावस्था की अवधि कितनी है, तो जन्म से 5 वर्ष। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, बताना है आपको दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, 18, 20, 25 या कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो एक ऑथेंटिक माना गया है वो आपका 20 है। ठीक है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, यानी शिक्षण की दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं आपको बताया गया। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है या कोई नहीं है। ठीक है, तो शिक्षण की दृष्टि से बाल विकास की जो है 3 अवस्थाएं बताई गई है जो शिक्षण की दृष्टि से। ठीक है, सबसे पहला शैशवावस्था है, ये संस्कार की अवस्था है। ठीक है, फिर बाल्यावस्था है, टोली की अवस्था है, फिर किशोरावस्था है, संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है। तो ये 3 अवस्था शिक्षा शैक्षिक दृष्टि से चलता है। और एक चौथा अवस्था जो आता है वो प्रौढ़ावस्था होता है, वृद्धावस्था होता है। ठीक है, वो 18 से ऊपर वाले का हो जाता है। तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। बाल्यावस्था का समय होता है, बाल्यावस्था का समय होता है 12 से 17 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, कोई नहीं। ठीक है, हमने आपको अवस्था के समय रखने के लिए किसका पहाड़ा बताया है, 6 का। यानी एक होगा 0 से 6, फिर होगा 6 से 12 और फिर होगा 12 से 18। ठीक है, 0 से 6 या कहीं कहीं 5 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, या जन्म से 5 लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये शैशवावस्था है। फिर 6 से 12 तो ये बाल्यावस्था है, और 12 से 18 तो किशोरावस्था है, और 18 से ऊपर जो है वृद्धावस्था है। ठीक है, तो बाल्यावस्था का समय कितना होता है, तभी आपने देखा यहाँ पे 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था है, 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था जो है शैशवावस्था है, और 12 से 17 कह दे या 12 से ऊपर 18 तक कह दे तो ये आपका किशोरावस्था है। क्लियर हो गया होगा सबको। देखिए अवस्था का समय याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न रहेगा, और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसीलिए हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो डेली आप जुड़ करके यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। सारे नोट्स भी बन गए हैं, आप यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। सभी हैंड रिटेन नोट्स हैं और सभी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसलिए यहीं से आप पढ़ करके जाइएगा, यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है
किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है? आपको बताना है कि कौन सी अवस्था जो है वो संस्कार की अवस्था है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो बाल्यावस्था बताइए किसकी ये अनोखा है? ये जो है आपको टोली का अवस्था है। ठीक है, शैशवावस्था जो है, शैशवावस्था संस्कार की अवस्था है, इसमें बच्चा को संस्कार सिखाया जाता है, तो संस्कार की अवस्था है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। तो ये संस्कारों की अवस्था किसको कहा गया है बताइए? तो ये शैशवावस्था को संस्कार की अवस्था कहा गया है। ठीक है, जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है? जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, कोई नहीं। ठीक है, देखिए सीखने का दो होता है, सीखने का अनोखा काल और एक जीवन का अनोखा काल। ठीक है, तो सीखने का अनोखा काल तो वो आपका शैशवावस्था में, लेकिन जीवन का अनोखा काल यदि कहेगा जो आपको दोबारा नहीं मिल सकता है, जो आपको टोली, गिरोह या समूह की अवस्था होता है, वो होता है आपका बाल्यावस्था। ठीक है, इसलिए जीवन का अनोखा काल यदि कहा जाएगा तो वो बाल्यावस्था ही है, जिसमें बच्चा किसी भी समूह के साथ खेल रहा होता है और बड़े मौज मस्ती कर रहा होता है। तो ये जीवन का अनोखा काल होता है जो कि दोबारा नहीं मिल पाता है, तो ये बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है? सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो सीखने का जो अनोखा काल होता है वो शैशवावस्था होता है। जीवन का अनोखा काल जो होता है बाल्यावस्था होता है। संघर्ष और तूफान की अवस्था जो होता है वो किशोरावस्था होता है। तीनों अवस्था को आपको लेकर के दिमाग में चलना है। यहाँ से एक प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में छप जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किसमें होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चा को कुछ कुछ चीज़ कलेक्ट करना, संग्रह करके रखना बहुत पसंद आने लगता है। वह अवस्था जो होता है, देखिए उस बच्चा का बाल्यावस्था होता है जिसमें गिरोह बना करके जैसे जैसे लोगों का मत मिलता है वैसे वैसे वो चीज़ों को संग्रह करना जानता है। ठीक है, तो संग्रह करने की प्रवृत्ति उस समय बच्चों में सबसे अधिक हावी होता है, वो आपका है बाल्यावस्था में। ठीक है, चलिए अगला है, गिरोह या गैंग वाली अवस्था कहलाती है। बताइए गिरोह या गैंग कब बनता है? टोली कब बनता है? बताइए, अभी आपको बताया गया था बाल्यावस्था में बनता है, शैशवावस्था में बनता है, किशोरावस्था में या कभी नहीं। ठीक है, तो ये जो आपको गिरोह वाली अवस्था है, टोली वाली अवस्था है, गैंग वाली अवस्था है, ये सभी जो चला जाता है वो आपका यहाँ पर बाल्यावस्था में चला जाता है।